हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी लोकगीत, नागपुरी व्याकरण और नागपुरी लोक साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जे शब्द कर रूप में लिंग, वचन और काल मनक कारण बदलाव नहीं हुएला कौन शब्द रूप कहेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस शब्द रूप में किसी लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं होता है उस शब्द रूप में, तो उसे हम कौन सा शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, देशज कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, विकारी कहते हैं या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अविकारी कहते हैं। ठीक है, जे शब्द कर रूप में लिंग, वचन और काल मनक कारण कोनो बदलाव नहीं होएला उके का कहल जाएला, कौन सा शब्द रूप कहल जाएला, तो अविकारी शब्द रूप कहल जाएला। ठीक है, जैसे इसमें और एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे भीतर, बिना, और, वाह आदि, ये सब क्या है तो अविकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में किसी भी लिंग, वचन और काल आदि का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक बोधक के शब्द आते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप में यानी हम बात करें इस कसौटी में, मतलब अविकारी शब्द के कसौटी में किनके किनके शब्द आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्रिया विशेषण के जितने सारे शब्द हैं वो आएंगे। ठीक है, संबंध बोधक शब्द जितने सारे होंगे वो सारे आएंगे, समुच्चय बोधक शब्द जितने सारे होंगे वो आएंगे एवं विस्मयादि बोधक शब्द जितने सारे होंगे वो अविकारी शब्द के कसौटी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द का रूप में लिंग, वचन और काल मनक कारण बदलाव होएला उके विकारी शब्द कहल जाएला। ठीक है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस शब्द रूप में लिंग, वचन और काल आदि शब्द के कारण क्या होता है उस शब्द में बदलाव हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे लड़का, हरा, जाएगा आदि। ठीक है, इन सारे शब्दों में किसके कारण विकार हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है, तो लिंग, वचन और काल के कारण क्या होते हैं, इनमें तो बदलाव आ जाते हैं। जैसे लड़का है तो इसमें अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो हम लड़का से लड़की हो जाएगा तो विकार उत्पन्न हो गया। फिर हरा, हरा से अगर इसे हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हरी हो जाएगा। जाय को अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे यानी लिंग परिवर्तन करते हैं तो जायगी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे शब्दों में क्या होता है, लिंग, वचन और काल के कारण क्या होता है, बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। तो इस वजह से इन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक बात ही ध्यान रखना है, क्या तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के कसौटी में किनके किनके शब्द आते हैं, तो संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया के, इनके जितने सारे शब्द हैं सारे विकारी शब्द के कसौटी में आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, योग रूढ़ शब्द मन केकर शब्द रूप कर उपभेद हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि योग रूढ़, जितने सारे योग रूढ़ के शब्द हैं तो किस शब्द रूप के उपभेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कर तीन रूप हुए ना। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने रूप होते हैं, तो तीन रूप। कौन कौन, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि योग रूढ़ शब्द मन केकर शब्द रूप कर उपभेद हके, तो केकर हके, तो उत्पत्ति कर हके। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ कर आधार पर, केकर आधार पर, तो अर्थ कर आधार पर शब्द कर कैठ हो उपभेद आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द कर कितने उपभेद आए हैं, 4 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 4 ठो। ठीक है, अर्थ कर आधार पर शब्द कर कैठ उपभेद आए हैं तो 4 ठो। ठीक है, कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे एकार्थी शब्द, ठीक है, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम चाहे उल्टा शब्द। ठीक है, तो अर्थ कर आधार पर शब्द कर कै ठो उपभेद आए हैं, 4 ठो। कौन कौन, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम चाहे उल्टा शब्द। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुख शब्द है किस शब्द रूप का उदाहरण है। ऑप्शन है अविकारी का, विकारी का, तत्सम का या योग रूढ़ का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, तत्सम का। ठीक है, मुख किस शब्द रूप का उदाहरण है, तो तत्सम का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जेकर व्यवहार नागपुरी या हिंदी में वह रूप में हुए ना उके तत्सम शब्द कहल जाएला यानी कहे ना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि तत्सम शब्द हम किसे कहेंगे, तो संस्कृत भाषा से लिए हुए वे शब्द जिसका व्यवहार नागपुरी में और हिंदी में उसी रूप में हुआ है। ठीक है, जो संस्कृत में था वो उसका उपयोग नागपुरी या हिंदी में उसी रूप में हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, मुख, आम्र, ऊंच, मातृ, हरिद्र, सूर्य, पुत्र, कार्य, श्वास, युवती, श्रृंगार, मृत्यु, ज्येष्ठ, स्मरण, उज्ज्वल, स्मृति, अश्रु, मयूर, नमन, दीर्घ। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, तो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सब सर्वनाम में कौन सर्वनाम कर विशेषता सबसे खास दिसेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सभी सर्वनाम में यानी जितने भी सर्वनाम के भेद हैं उनमें से बताना है कि कौन सा सर्वनाम का विशेषता सबसे खास है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, आदरसूचक या संबंध बोधक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, आदरसूचक का। ठीक है, जितने सारे सर्वनाम के भेद हैं उनमें से किसका विशेषता सबसे खास है, तो आदरसूचक सर्वनाम का विशेषता सबसे खास है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहा जाता है और आदरसूचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर या बदला में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आदर सूचक सर्वनाम के कहल जाएला। ठीक है, तो जोन शब्द से आदर कर भाव भेटाएला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस शब्द से आदर का भाव पता चलता है, ठीक है, आदर का भाव हमें मिलता है या पता चलता है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन। ठीक है, ये सब सारे शब्द क्या हैं, तो आदर सूचक सर्वनाम के उदाहरण है और आदर सूचक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि सब सर्वनाम में कौन सर्वनाम का विशेषता सबसे खास दिसेला, तो किसका दिखता है, आदर सूचक सर्वनाम का। ठीक है, सबसे यानी सभी सर्वनाम के भेद में सबसे खास जो विशेषता है किसका है, तो आदर सूचक सर्वनाम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो उपभेद आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं, 2 ठो, 4 ठो, 1 ठो, 3 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 3 ठो। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की कितने उपभेद हैं, तो 3 उपभेद हैं। कौन कौन, वो भी देख लेते हैं। तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो उपभेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में कैठो सार्वनामिक पद कर व्यवहार हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कखन से भात रिंधाए और हमरे खाब, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सार्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 1 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 2 ठो। और कौन कौन से सार्वनामिक पद हैं, पहला तो हो गया कखन और दूसरा हो गया हमरे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कखन यहाँ पे क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है और हमरे यहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कखन जे भात रिंधाए और हमरे खाब, इस वाक्य में आपको क्या बताना था, तो कितने सार्वनामिक पद है, तो कितने हैं, 2, पहला कखन और दूसरा हमरे, जिसमें से कखन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा हो गया हमरे यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने से छोट व्यक्ति को आदर देने के लिए किस आदर सूचक सर्वनामिक पद का रूप का व्यवहार होता है। ऑप्शन से तोय, तोहरे, रौरे या अपने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, रौरे। ठीक है, अपने से छोट व्यक्ति को आदर देने के लिए किस आदर सूचक सर्वनामिक रूप का व्यवहार होता है, तो रौरे का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, का आज तोय क्रिकेट मैच देखे जाबे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो का आज तोय क्रिकेट मैच देखे जाबे। प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनामिक रूप का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सर्वनामिक रूप हैं, कौन कौन से सर्वनामिक पद हैं। तो पहला तो यहाँ पे का हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा तोय। ठीक है, तो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो का आज तो क्रिकेट मैच देखे जाबे, इस वाक्य में कितने सर्वनामिक पद हुए, तो 2, पहला हुआ का और दूसरा हुआ तोय। तो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा यहाँ पे तोय क्या हो जाएगा,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, बोलवैया चाहे लिखवैया यानी बोलने वाला या लिखने वाला होता है, उसके लिए किस सर्वनामिक रूप का व्यवहार किया जाता है? हम, हमरे मन, मोके या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभे। ठीक है, बोलवैया चाहे लिखवैया इनके लिए किस सर्वनामिक रूप का व्यवहार किया जाता है? तो हम भी किया जाता है, हमरे मन भी किया जाता है और मोके भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कैठो भेद लोकगीत कर बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नागपुरी लोक साहित्य नामक जो किताब है उसमें डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोक गीत के कितने भेद बताए हैं? 4, 6, 5 या 7। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 5। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोक साहित्य नामक किताब में लोकगीत के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला है हमारा संस्कार संबंधी लोकगीत, दूसरा है ऋतु संबंधी, तीसरा है वर्त संबंधी, चौथा है क्रिया संबंधी गीत और पांचवा है विविध। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? तो नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने कितने यानी लोकगीत के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। पहला है संस्कार संबंधी, दूसरा है ऋतु संबंधी गीत, तीसरा है वर्त संबंधी, चौथा है क्रिया संबंधी गीत और पांचवा है विविध। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लुजरी कर संबंध केकर से आए। ठीक है, लुजरी का संबंध किससे आया है? नाचक से, गायक से, बजायक से, देवल के क्रोज नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, नाचक से। लुजरी का संबंध किससे आया है? तो नाचने से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलखोसी संबंधी अनुष्ठान कौन पर्व में करल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फूलखोसी होता है, फूल खोसना होता है, इससे संबंधित जो अनुष्ठान पूजा पाठ है तो किस पर्व में किया जाता है? सरूल में, करम में, जितिया में, बहुरा में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सरूल में। ठीक है, फूलखोसी जो अनुष्ठान होता है किस पर्व में किया जाता है? तो सरूल में किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खारा पूजा नामक अनुष्ठान कौन समय में करल जाएला। ठीक है, खारा पूजा जो नामक अनुष्ठान है किस समय किया जाता है? खलिहान छोले के समय, खलिहान उठाए के समय, खलिहान लिपे के समय या पोरा उठाए के समय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, पोरा उठाए के समय। ठीक है, खारा पूजा नामक जो अनुष्ठान है कब किया जाता है? तो पोरा उठाने के समय किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के कौन पर्व हमरे मन मनाइला। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुरा, करम, तीज या दशई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा, करम। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो करम मनाया जाता है, कर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मांडा पर्व कौन पर्व? तो मांडा पर्व में कौन भगवान कर पूजा करल जाएला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मांडा पर्व में किस भगवान का पूजा किया जाता है? इंद्र भगवान का, कृष्ण भगवान का, शिव भगवान का या विष्णु भगवान का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, शिव भगवान का। ठीक है, मांडा पर्व में किस भगवान का पूजा किया जाता है? तो शिव भगवान का किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फूलकुंदी नामक परंपरा कौन मेला से संबंधित है? कौन सा है? तो फूलकुंदी नामक जो परंपरा है किस मेला से संबंधित है? मंडा मेला से, डायरी मेला से, अगन मेला से, माघ मेला से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, मांडा मेला से। ठीक है, जो फूलकुंदी नामक परंपरा है किस मेला से संबंधित है? तो मांडा मेला से संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंद मेला कौन मेला? इंद मेला में प्रतीकात्मक रूप से केकर पूजा होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंद मेला में प्रतीकात्मक रूप से किस भगवान का पूजा किया जाता है? भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, भगवान महेश का या भगवान इंद्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, भगवान इंद्र का। ठीक है, इंद्र मेला में प्रतीकात्मक रूप से किस भगवान का पूजा किया जाता है? तो इंद्र भगवान का किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोक कथा के हमरे कौन माध्यम से जानीला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक कथा को हम लोग किस माध्यम से जानते हैं? पढ़ने से, सुनने से, लिखने से या देखने से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सुनने से। ठीक है, लोक कथा को हम सब किस माध्यम से जानते हैं? तो सुनने से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, फेबुलकर संबंध केकर संबंध? तो फेबुलकर संबंध केकर से आए? मौलिक कहानी से, शिष्ट कहानी से, लोक कथा से या अंग्रेजी कहानी से।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, लोक कथा से। ठीक है, फेबुल कर संबंध किससे आया है, तो लोक कथा से आया है। ठीक है, याद रखना इन सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अतार्किक और पौराणिक कहानी मन के हमरे कौन कहानी के रूप में जानेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अतार्किक और पौराणिक कहानी सबको हम सब किस कहानी के रूप में जानते हैं, मिथ, लीजेंड, फेरी टेल्स या कथानक, रूढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मिथ। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिथ से जानते हैं। ठीक है, अतार्किक और पौराणिक कहानी को हम लोग किस कहानी के रूप में जानते हैं, तो मिथ के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकगीत के समाज कर हृदय गान के कई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकगीत को समाज कर हृदय गान कौन कहा है, डॉक्टर सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर या कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी हमारा है श्याम परमार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, तो लोकगीत को समाज का हृदय गान कहा है। ठीक है, लोकगीत को क्या कहा है, तो समाज का हृदय गान कहा है। किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कार गीत के कर उपभाग है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कार गीत किसका उपभाग है। ऑप्शन है समाज का, जिंदगी का, मौलिक साहित्य कर या लोक साहित्य कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, लोक साहित्य कर। ठीक है, संस्कार गीत के कर उपभाग है के, तो लोक साहित्य कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोक वार्ता कर कई ठो उपभेद आए हैं। ठीक है, लोक वार्ता का कितने उपभेद हैं वो बताना है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 3 ठो। लोक वार्ता कर कितने उपभेद हैं, तो 3 उपभेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फगुआ गीत कर गावे के समय कौन महीना है के। ठीक है, फगुआ गीत का गाने का समय कौन सा महीना है वो बताना है, अगहन पुष, माघ फागुन, चैत वैशाख, जेठ आषाढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, माघ फागुन। ठीक है, फगुआ गीत गाने का सही समय कौन सा है, कौन सा महीना है, तो माघ और फागुन है। क्लियर है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।